नमस्कार। जय छिनेन्द्र। कैसे हो आप सभी। पाठ हमारा चल रहा है संधि। संधि में हमने संधि जाना, संधि विच्छेद जाना, संधि के भेद कितने हैं जाना, संधि स्वर के कितने भेद हैं जाना, व्यंजन संधि किस प्रकार है करना ये जाना। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में, जो कि संधि का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। विसर्ग तो आप सभी जानते ही हो, इसे हम बोलते हैं जिसका साउंड किसके बराबर होता है के बराबर होता है। यह भी बताया कि विसर्ग का प्रयोग सर्वाधिक किसमें होता है, संस्कृत भाषा में विसर्ग का सर्वाधिक प्रयोग होता है ना। अब देखो, हमने जाना संधि का अर्थ है दो वर्णों का आपस में मेल होने से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है ना, जाना ना। तो अब ये क्या कह रहा है, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर का स्वर से मिलन होता है तब संधि स्वर कहलाती है, स्वर का व्यंजन से जब मेल होता है तो संधि व्यंजन संधि कहलाती है। स्वर का और व्यंजन से पहले अगर विसर्ग आता है, अर्थात विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उसमें जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, हम विसर्ग संधि कहते हैं। ओह, मैं भूल ही गई। नॉकआउट एजुकेशन वेलकम्स यू इन माय हिंदी क्लासेस एंड मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छा पढ़ा पाऊं, हिंदी को सरलतम रूप में सिखा पाऊं। कोशिश करूंगी आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अच्छे से पास करा पाऊं। परीक्षा आपकी भी है, मेरी भी। सीखने की बारी आपकी है, सिखाने की मेरी। जिम्मेदारियों से तो हम चलते ही रहेंगे, मुक्त तो कभी हो ही नहीं सकते। जीवन है ना, संसारिक जीवन है तो जिम्मेदारियां काम चलते ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। पर उनको करने के तरीके हम बदल सकते हैं, अलग दिख सकते हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक कर सकते हैं, विभिन्न प्रयोगों का प्रयोग कर सकते हैं। और संधि क्या है हमारी, उसी रूप में है। शब्द निर्माण हमें करना आना चाहिए, नए शब्दों को रचना भी हमें आना चाहिए। नए शब्दों का निर्माण सब हमें अलग अलग रूप में अलग अलग चीजें सिखाते हैं, है ना। और संधि भी क्या है, शब्द निर्माण का हिस्सा है। उपसर्ग प्रत्यय भी शब्द निर्माण का हिस्सा है, भूलिएगा नहीं, याद रहिएगा। बातें छोटी हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। अब उन्हीं महत्वपूर्ण बातों में हम संधि कर रहे थे, तो संधि को जानना समझना हमारे लिए आवश्यक है। और संधि ही क्या है, वर्णों स्वर या व्यंजन के मिलने पर, वर्ण के वर्ण स्वर या स्वर के मिलने से, वर्ण के वर्ण विसर्ग या स्वर व्यंजन के मिलने से जो चेंजेस शब्दों में आते हैं या हम नए शब्दों को निर्मित कर सकते हैं, क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। हमारी जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे अभी लेखांकन का परीक्षा है अर्थात एग्जाम है यूपी में, तो उसके लिए हिंदी के सिलेबस की तैयारी करनी बहुत आवश्यक है। हाँ, कोशिश करूंगी कि जब तक आपका एग्जाम हो धीरे धीरे उस सिलेबस की ओर हम बढ़े। कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 इन सब के लिए ये सब चीजें महत्वपूर्ण है, अवश्य देखें। बेस है किसी भी एग्जाम को तैयार करने के लिए, ठीक है। तो विसर्ग क्या है, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उसमें जो परिवर्तन आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए कैसे, अब ये विसर्ग है वो किससे मिला कि वह बल बन गया, निर्बल, नी जमा बल निर्बल। विसर्ग संधि कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। अब वो 5 प्रकार हैं, कुछ प्रकार के नियम, उन नियमों को हमें क्या है, जानना है और उन्हीं नियमों को हमने समझना है। अब एक ही नियम है, अभी मैंने यहाँ आपको समझा रही हूँ, दूसरे नियम के बारे में भी बताऊंगी। पहले एक नियम को देखो कि यदि विसर्ग अर्थात यह है चिन्ह कहीं भी आता हो, विसर्ग आ गया किसी भी शब्दांश के पीछे और उसके अगले शब्द में च या छ हो तो विसर्ग किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, श में। टमाटर, ठठेरा हो तो किस में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा श में। त या थ हो तो किस में बदल जाएगा, स में। क्या कहता है कि अगर विसर्ग आए, विसर्ग क्या है, यह एक प्रकार का चिन्ह है जो हमें किससे मिलता है,
स्वर आह से मिलता है। यह किसकी साउंड है की साउंड है। सबसे ज्यादा किस में प्रयोग होता है? संस्कृत भाषा में यह प्रयोग होता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सिखाता है। ठीक है, अब विसर्ग में अगर च मिल जाए तो वो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? शलगम में। अगर उसके साथ छ मिल जाए तो किस में चेंज आ जाएगा? शलगम में। उदाहरण देखिए, नी जमा चिंत, है ना, दिख रहा है ना, नी जमा चिंत। इस नी के विसर्ग चिन्ह को हम ले लेते हैं और यहां से हम क्या उठाते हैं बताओ? च को उठाते हैं, है ना। च अपने मूल रूप में नहीं है, च के साथ स्वर लगा है, कौन सी? छोटी ई लगी है। ठीक है, अब इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? श बन गया। इधर से हमने उठाया नी, इसको लिया हमने श, फिर इस चित्त को उठाया, ये क्या बन गया? निश्चिंत बन गया, है ना। समझ में आया ना? निश्चिंत बन गया। ओ सॉरी, ये इधर आ जाएगी मात्रा, क्योंकि जब च और ये मिल जाएंगे तो मात्रा श पर आ जाएगी। निश्चिंत, च इस तरफ रह जाएगा। विसर्ग किस में आ गया? इस रूप में, निश्चिंत। एक और उदाहरण बताऊं इसी के साथ में आपको। ये था च के साथ, अब बताती हूं छ छतरी के साथ। च और छ जब विसर्ग के साथ मिलते हैं तो इनमें किस में परिवर्तन हो जाते हैं? श में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे हमने व्यंजन संधि में किया था, क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा जब वह किसी भी स्वर के साथ मिलेगा, है ना। किया था ना हमने, याद होगा, ये पहला नियम है। और मैंने बताया था तय का लय कब बनेगा, तय का जय कब बनेगा, है ना। छोटी छोटी बातें थी, सीखी थी हमने, छोटी हैं पर महत्वपूर्ण है। अब उदाहरण देखिए, नी विसर्ग और छल। विसर्ग के बाद क्या है? छ, ये किस में बदल गया? श में। विसर्ग और छ, नी इधर से उतार लिया, श यहां से ले लिया, छ यहां से ले लिया, ये लो, क्या बन गया? निश्छल। मानक वर्तनी वाली वीडियो अच्छे से देखी थी ना, किस प्रकार शब्दों में बदलाव आए हैं, वर्णों में बदलाव आए हैं, पुरातन रूप क्या थे, नए रूप क्या हैं, है ना। अमानक रूप, मानक रूप क्या है, कुछ नियम भी बताए थे, रे का धर्म भी बताया था, क्रम, करम और क्रिम, है ना। ध्यान आया ना? ठीक है, ये तो हो गए इनकी बात। अब हम करते हैं, इसमें क्या लिखा है मैंने कि ट और ठ, मैंने यहां लिखा है, लेकिन नियम हिंदी का यही कहता है कि जब ट और ठ हो तो वो किस में बदल जाएगा? स षटकोण में। किसके बाद? विसर्ग के बाद। ये देखिए, विसर्ग में, विसर्ग के बाद अगर ट आए और ठ आए तो वो किस में बदल जाएगा? स षटकोण में। इनके साथ मात्राएं नहीं है, अर्थात ध्वनि रूप में स्वर नहीं है। मैंने इनके पांव में क्या लगा रखे हैं? हलंत, अर्थात ये अधूरे हैं। अब ये पूर्ण कब होंगे? जब विसर्ग के साथ आएंगे। जब विसर्ग के साथ आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? पूर्ण। अब आप कहोगे मैडम कि आपने निश्चिल करवाया, निश्चिंत करवाया, तो इसमें विसर्ग खुद स्वर है और फिर यहां भी हमें स्वर दिख रहा है, तो ये कैसे हुआ? देखो, हम दोनों ही उदाहरणों को एक बार और कर लेते हैं। दोनों में विसर्ग है, अलग कर लिया। दोनों ही स्वर हैं, विसर्ग हम स्वर मानते हैं, स्वर है भी वो, क्यों? क्योंकि स्वर की मात्रा के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसमें अगर हम ई को इस तरफ छोड़ दें तो हमें क्या मिलता है? च और छ। ये ई हमारे पास अभी भी बाकी है, इसका प्रयोग हमने किया नहीं। जब ये दोनों श रूप में बदल जाते हैं तो ये तो हो गया निश्चल और ये निश्चित बना दिया। अब इस ई को च पर थी तो च और विसर्ग मिलके श बन गए, तो ये किस पर आ गई? शी पर आ गई। ध्यान आया ना? समझ गए ना? समझना भी है, रटना नहीं है। रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे, अभ्यास करोगे तो पक्के हो जाओगे, है ना। अब ट और ठ से क्या बन गया? षटकोण बन गया। आधा है, स्वर मिलेगा कौन सा? विसर्ग मिलेगा तो पूर्ण हो जाएगा, से षटकोण पूरा आएगा। हलंत क्या है? उड़ जाएगा। मूल रूप क्या बन जाएगा? स बन जाएगा, है ना। अब इसका भी हम एक क्या कर लेते हैं, सॉरी, हम इसका भी एक उदाहरण कर लेते हैं। देखो, मैंने लिखा है धनु विसर्ग, ध्यान रखना,
किसकी बात कर रही हूं? ट और ठ की बात कर रही हूं। धनु विसर्ग है टंकार। यहां से मैंने उठाया विसर्ग और यहां से मैंने उठाया ट। बिंदी अनुस्वार है, नहीं ले रहे हैं, ये इधर ही रहेगी। ये किस में बदल गया? श में। अब धनुष, सुन रहा है ना? धनुष टंकार। समझ में आया? अच्छे से आया होगा, आना भी चाहिए, इसमें भी कोई बड़ी बात थोड़ी ना। अभी हम एक और उदाहरण करते हैं ठ के साथ। याद रखिए, मैंने कहा था संधि आप कक्षा 8 की किताब में देखिए, उस पुस्तक में जितने अच्छे उदाहरण और उत्तम उदाहरण आपको मिलेंगे, उन्हीं उदाहरणों के अभ्यास से आप बहुत सीख भी सकते हैं। हाँ, छोटी छोटी वर्कशीट्स भी आती हैं, कार्यपत्रिकाएं भी आती हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है प्रीवियस पेपर एक बार अवश्य सॉल्व करें, अवश्य उसका अभ्यास करें। 5 साल के प्रीवियस पेपर अभ्यास करने पर आपको ये समझ में आएगा कि परीक्षा में प्रश्न किस क्रम में पूछे गए हैं और कौन से क्रम को हम आगे फॉलो कर सकते हैं और किस प्रकार उनको टूटुआ में लेकर, या मतलब यूं कहूं कि उनका विच्छेद कर उनके प्रयास से हम अपने आने वाले प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में ज्यादा नहीं पर 20% सहायक वो हमारे लिए अवश्य होते हैं। करंट अपडेट हमेशा लेते रहिए, कभी मत भूलिए, है ना। अभी मैंने कुछ न्यूज़ भी आपको बताई थी, करंट अफेयर से रिलेटेड भी हम वीडियो करेंगे अवश्य। वो एक वीडियो हम लगातार 40-50 मिनट की कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नी जमा ठुर, ये किस में आ गया? निष्ठुर। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, समझ में आया। अब देखिए मैंने कहा था ना कि तय और थ हो तो क्या बन जाएगा? स सलेट। तय और थ हो तो क्या बन जाएगा? स सलेट। इसका एक करते हैं, मन जमा ताप, विसर्ग जमा त, बन गया पूरा स। मस्त क्या आएगा बताओ? मनस ताप। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, जान रहे हो, देख रहे हो। ये मैंने बताया विसर्ग के पहले प्रकार के बारे में, पहले नियम के बारे में। अब हम बात करते हैं विसर्ग के दूसरे नियम के बारे में, अर्थात दूसरे प्रकार के बारे में। अब दूसरा प्रकार हमें क्या कहता है? थोड़ा लिखना आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है, लिख भी ना भी चाहिए, लिखते रहने का अभ्यास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी किसी ने कोई कविता लिखी है क्या? जरा कमेंट करके बताना मुझे। जैसी भी कविता आपने लिखी है उसके बारे में अवश्य मुझे लिखें। अब यदि विसर्ग के बाद दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा प्रकार क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग क्या है? ये निशान है, श सलगम, स षटकोण, स सलेट। यदि विसर्ग के बाद ये तीनों में से, उसके ऊपर मैंने कौन सा चिन्ह लगाया है मुझे बताएं। कोई भी व्यंजन आए, इन तीनों में से कोई भी व्यंजन आए, व्यंजन आए, व्यंजन, वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर अलग है, व्यंजन अलग है। सारी संख्या कितनी हो जाती है? 52, 52 हो जाती है। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो विसर्ग में ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, हाँ। इस तो विसर्ग में व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब यहां मैंने ये लिख तो दिया कि यदि विसर्ग के बाद श षटकोण, स शलगम, स सलेट आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता। वह किसका रूप ले लेता है? ट्विस्ट है ना कहानी में, वह आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है। जब ये तीनों में कोई परिवर्तन नहीं आता तो वह आगे के व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? प्रश्न तो उठता ही है ना आपके दिमाग में, कैसे? तो चलो एक काम करते हैं, थोड़े से उदाहरण कर लेते हैं। किसका?
विसर्ग के साथ श आ गया, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, पर वह आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है। कैसे लेगा? दुह शासन। अब ये है विसर्ग और श दोनों मिले, कोई चेंज नहीं आया। चेंज क्या आया कि श बन गया, अर्थात उसने श का आगे का व्यंजन कौन सा है, ये, इसी का रूप ले लिया। विसर्ग के बाद जो भी व्यंजन लगा उसका रूप ले लिया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, निसंकोच। अब हम निसंकोच ऐसे नहीं लिखते, हम निसंकोच कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, ये भाषा में जिस प्रकार शब्द आए हैं बिल्कुल वैसे के वैसे दिखेंगे। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि विसर्ग में इसका वर्ण विच्छेद करके, मतलब सॉरी संधि विच्छेद करके दिखाओ, तो नि जमा संकोच हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आइए कुछ और उदाहरण करते हैं। कुछ और उदाहरण तो अब हम करेंगे और कुछ और उदाहरणों का भी हम जान लेते हैं। हमने अभी निसंकोच किया, मैंने अभी बताया कि यदि विसर्ग के बाद श स आ जाते हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, या तो वो वर्ण आगे का आ जाता है, अर्थात उस वर्ण का आधा रूप आगे आ जाता है, या वो जैसा है वैसे का वैसा रह जाता है। अब हमें क्या करना है, और कुछ उदाहरण और हम अभ्यास करते हैं। जैसे मैंने लहा नि विसर्ग जमा संदेह, या तो ये एज इट इज रह जाएगा निसंदेह। अगर हम इसका पूरा रूप लिखेंगे जमा को हटा के तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, मैंने कहा ना श स आ जाए विसर्ग के बाद तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। या फिर हम निस्संदेह, यानी इसका हलंत है ना, हलंत हम किस लिए लगाते हैं, शब्दों के वर्णों के पाँव में पूरा करने के लिए, तो यहाँ हम आधा रूप दे देंगे। हलंत है, जब आधे वर्ण को पूर्ण करता है तो वो आधा वर्ण भी हुआ ना, तो इसी वर्ण का आधा रूप इसमें आ जाएगा निस्संदेह। समझ में आ गया? क्यों? अब ये हलन, ये विसर्ग है, ये है का साउंड देता है मैंने हलंत होता है जो शब्दों को आगे भी करता है, तो ये विसर्ग जब इसके साथ परिवर्तन नहीं होगा तो उसी वर्ण के आगे आ जाएगा, अर्थात उसी के आधे रूप में आगे आ जाएगा। जैसे मैंने निसंकोच बताया, अभी आपको निसंदेह बताया, दुशासन के बारे में बताया। अब देखिए निसंतान को भी देखिए, ये जमा के साथ है, पूर्ण रूप में कैसे आएगा, इधर आएगा। विसर्ग पर लाइन नहीं आएगी, विसर्ग के ऊपर हम सुरेखा नहीं खींचेंगे, रेखांकित नहीं करेंगे। रेखांकित यानी कि अंडरलाइन, ऊपर को भी हम रेखांकित कहेंगे, लेकिन ऊपर के जो शब्दों के ऊपर हम जो खींचते हैं उसको सुरेखा या शिरोरेखा हम बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? यहां तक क्लियर है? तो मैं अगला उदाहरण लेती हूँ। उदाहरण नहीं लूंगी, विसर्ग संधि के प्रकार मैंने 5 बताए, जिसके 5 नियम मैंने बताए। प्रकार तो नहीं, मैं नियम बोलूंगी। 2 नियम मैं आपके साथ बांट चुकी हूं, आपको समझा चुकी हूं, उदाहरण के साथ आपको अभ्यास करवा चुकी हूं। अब मैं तीसरा नियम आपको बता रही हूं। क्या? यदि विसर्ग के बाद क ख ग, यदि विसर्ग के बाद क ख, ऊपर कौन सा चिन्ह लगाया मैंने, इकहरा उद्धरण चिन्ह, क ख प फ, क ख प फ व्यंजन में से कोई आ जाए, किसके बाद, विसर्ग के बाद। विसर्ग क्या है हमारा, यह चिन्ह है। अगर इस चिन्ह के बाद क ख प फ आ जाता है या इस प्रकार का कोई व्यंजन वहां आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग परिवर्तित नहीं होगा, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। मेरी लिखावट पर मत जाए, हम वीडियो में हैं, चल रहा है, थोड़ा बहुत हो जाता है। कैसे? इसका एक बहुत आसान उदाहरण मैं लेती हूं, बहुत ख्याति प्राप्त उदाहरण है ये। अंतः जमा करण, अथ जमा करण, ये क्या बन जाएगा, अंतकरण।
यानी अर्थात हमारे अंदर का मन, अंतकरण। समझ आ गया आपको कि अगर क ख प फ ये व्यंजन विसर्ग के बाद आते हैं तो इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, खाली जमा का निशान हट जाएगा। और अगर इसका विच्छेद करना है तो इन दोनों के बीच में लगा दो। अब ये विसर्ग है और ये कै है, इन दोनों का कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे लिखे जाएंगे। बस विसर्ग पर लाइन नहीं आएगी, कै के ऊपर हम रेखा अर्थात लाइन खींच देंगे, सुरेखा खींच देंगे। एक और उदाहरण देखिए, बहुत प्यारा उदाहरण है, बहुत फेमस भी है, ख्याति प्राप्त है। कैसे? प्रातः जमा काल, क्या बन गया? प्रातः काल, अर्थात सुबह का समय। प्रातः काल की सैर, प्रातः काल का भ्रमण पर आपने निबंध लिखा होगा, शॉर्ट नोट भी लिखा होगा, है ना, अनुच्छेद भी लिखा होगा। सभी के अलग अलग रूप हैं। अनुच्छेद में हम सार में बताते हैं और निबंध में हम 3-4 स्टैंजा में, या यूं कहूं कि 3-4 रूप में हम लिखकर उसकी हेडिंग बना के इसका वर्णन करते हैं, है नी? ठीक है। अब इसको चीज को समझने की बात है कि जब ये कुछ व्यंजन विसर्ग के बाद किसी भी रूप में आते हैं तो उनमें हमें कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देते, वो जैसे कि जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। खाली उनका जो विच्छेद है वो हमें नजर नहीं आता, वो इकट्ठे रूप में हमें नजर आते हैं, समूह रूप में हमें दिखते हैं और पूर्ण एक शब्द बन जाते हैं। जैसे मैंने अभी प्रातः काल और अंतकरण बताया, और उनका विच्छेद करने को लिए बोल दिया जाए तो खाली जमा का निशान अर्थात जोड़ का निशान चिन्ह आपको वहां अंकित करना है। समझ में आया आपको? बहुत अच्छे से आया होगा, समझना भी चाहिए। कुछ और नियम मैं अभी आपको बताती हूं। ये था क ख प फ के साथ, इसके 2 उदाहरणों के साथ। अब 2 उदाहरण तो हमने कर लिए, है ना, मैंने कहा है ना ख्याति प्राप्त फेमस उदाहरण है ना। अब इसका चौथा नियम क्या कहता है? नियम बहुत सारे हैं, मुख्य बता रही हूं। चौथा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले, इतनी देर हम किसके बारे में बात कर रहे थे? विसर्ग के बाद, अर्थात ये एरो विसर्ग के बाद का बनेगा और इस तरफ ये पहले का बनेगा। ठीक है। विसर्ग के बाद अगर श स आता है कोई चेंज नहीं, क ख प फ आता है कोई चेंज नहीं, जैसे शब्द है उनके बीच में से विच्छेद हट जाएगा और शब्द इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि यदि विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो, ये क्या थे? व्यंजन। अब हम किसकी बात करेंगे? स्वर की। हमने पढ़ा था ना कि विसर्ग संधि क्या है, कि विसर्ग के बाद या पहले स्वर या व्यंजन आने से उसमें जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग संधि कहलाएगा। पहले नियम में हमने विसर्ग के बाद च छ आने पर श हो जाता है, ट ठ आने पर स षटकोण हो जाता है, त थ आने पर स हो जाता है ना। दूसरे नियम में हमने देखा कि श स आने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरे नियम में भी हमने यही सीखा कि क ख प फ आने पर उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं देखेंगे, वो शब्दों का रूप इकट्ठा हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पहले ई या उ आ जाए तो, विसर्ग के पहले ई या उ आ जाए तो, कौन ई और उ कौन है? व्यंजन है कि स्वर है? स्वर हैं। अगर ये स्वर आ जाए तो वो क्या होगा? विसर्ग का षटकोण बन जाएगा, अर्थात ये चिन्ह इनके साथ मिलने पर किस रूप में आएगा? स षटकोण में, अर्थात स हो जाता है। थोड़ा सा कोल्ड है, मुझे लग रहा है मेडिसिन ज्यादा लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ई उ स्वर विसर्ग के पहले आ जाए तो वो दोनों मिलकर स षटकोण बनाए। ठीक है। अब ये स षटकोण के हम थोड़े उदाहरण कर लेते हैं। जैसे नि जमा कपट, उदाहरण दिख रहा है, नि जमा कपट, नि जमा पाप। मैंने 2 उदाहरण एक साथ लिख लिए। ठीक है। अब ये नि जो उपसर्ग है इसका अर्थ मुझे अवश्य बताएं। अब ये है विसर्ग और कै, है ना।
नी से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है। कैसे, समझ में नहीं आया? देखो, ये विसर्ग है, ये न है, इससे पहले ई स्वर है, लेकिन वो अपने मूल रूप में नहीं है, मात्रा रूप में है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, श षटकोण बनाएंगे। जब ई और विसर्ग मिलके श षटकोण बनाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, निष्कपट। अर्थात विसर्ग का लोप किसके साथ आ जाएगा, श षटकोण के साथ आ जाएगा। अब इसमें भी लॉजिक है कि ई और विसर्ग कैसे मिलते हैं, कैसे मिलेंगे। ये देखो, ये ई की मात्रा है और इसमें हमने विसर्ग मिला दिया तो ये क्या बन गया, षटकोण बन गया। ठीक है, क्लियर हुआ? हाथ से पहुंच देती हूं कभी कभी। निष्कपट। अब इसी तरह निष्पाप भी आएगा। कैसे, न को इधर कर दो, ई को इधर कर दो, विसर्ग को इधर कर दो, विसर्ग और ई मिला तो क्या बन गया, निश। और यह अर्थात उत्तर क्या आया, निष्पाप। एक और उदाहरण करके समझाऊं। ये तो ई का उदाहरण था ना, अभी ऊ का उदाहरण समझाती हूं। दुकर्म। अब यहां दे को अलग कर दो, ऊ को अलग कर दो, विसर्ग को मिला दो। अब इन दोनों के मिलने से क्या आया, स षटकोण आया। फिर हमने इसके साथ क्या किया, ऊ लगा दिया। अब इसके साथ हमने क्या जोड़ा, कर्म जोड़ दिया। ये क्या बन गया, दुष्कर्म। है ना, समझ आ रहा है? अच्छे से आया होगा और आशा करती हूं आगे वाले में भी आएगा। अब हमने ये नियम जाने, विसर्ग संधि को पहचाना, हमने ये देखा कि स्वर और इसके मिलने से मिलता है, पर स्वर वहां मूल रूप में अवश्य रहता है ताकि शब्द की जो मौलिक रचना है वो सही से बोली जा सके। अब क्या कहता है पांचवा नियम, कि यदि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, मतलब वो ए आ ना हो, उससे भिन्न कोई स्वर आ जाए, या वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा, व्यंजन वर्ग में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, जैसे ए आ है, ये स्वर है ना, ए आ ये स्वर है, इनसे कोई भिन्न स्वर आ जाए, वो ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, तो विसर्ग के बाद किसी भी स्वर में किसी वर्ग का, ये अ आ से के बाद अगर विसर्ग आता है और कोई भी विसर्ग आने के बाद वर्ण का कवर्ग चवर्ग टवर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हमें मिलता है। कैसे, दुह जमा उपयोग, दुह जमा उपयोग। अब देखो, ए आ नहीं है, उससे भिन्न स्वर है, ये दोनों मिले तो दुह उपयोग, उसका क्या बना, ग घ ड़ र, है ना, तो र व ह, तो ये क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। अब ये द इधर रहेगा, ठीक है, दुरुपयोग। अब कैसे बना, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ग घ अड़ ज झ अण ढ द ध न ब भ म या य र ल व ह में से कोई सा भी वर्ण हो, हर लाइन का तीसरा चौथा और पांचवा, कवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, चवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, पवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, टवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। अगर ए आ से भिन्न कोई भी स्वर और उनके साथ ये व्यंजन विसर्ग के बाद आता है तो वो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग के साथ र रूप में। अब देखो, मैं उदाहरण दुरुपयोग आपको करवा चुकी, अब मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, डिटेल में समझा देती हूँ एक उदाहरण के जरिए। उदाहरण मैंने लिया दुर्गुण। अब इसमें ना तो ए है ना ही आ है, उनसे भिन्न स्वर क्या है, यहां भी ऊ है, यहां भी ऊ है, पर इस ऊ के साथ वर्ण कौन सा आया है, कवर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, के खे गे घे अड़े। ए आ से भिन्न कोई स्वर में से तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तो दू का दू रहा, इसमें कोई चेंज नहीं। अब ये विसर्ग और ये सब मिलकर क्या बन जाएंगे, दुर्गुण। क्या मैंने सही लिखा है,
दुर्गुण अर्थात बुरे गुण। तो ये विसर्ग किसमें इनके साथ मिलके किसमें चेंज हो जाएगा, र में। अब वो र पाँव में, सर पर कहीं भी आ सकता है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, दू जमा लब, अब ये बनता तो दुर्लभ है। अब इसमें तो ऊ है, ए और आ नहीं है, किसी भी वर्ण में किसी भी शब्द के अंदर ए और आ नहीं है। ए और आ से भिन्न स्वर ई, ऊ, ए, री कुछ भी आ सकता है, वो स्वर। और विसर्ग के बाद अगर व्यंजन है, पर व्यंजन कौन सा, किसी भी वर्ग का, चाहे वो क, च, प, त, थ, त, ट वर्ग में से किसी भी वर्ग का अगर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, मैंने यहाँ क वर्ग लिखा है, प वर्ग का या किसी का भी, जैसे प, फ, ब, भ, म, है ना, ये, रे, ले, है ना, चौथा पांचवा। तो यहाँ पांचवा वर्ण क्या है, ल। तो ये दोनों मिलके किस रूप में आ जाएंगे, र रूप में। तो ये क्या बन जाएगा, दुर्लभ। आसान है ना, थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, आसान है। कोशिश कीजिए, जानिए, समझिए और कीजिए। अब एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल वाला देखते हैं। आशीर्वाद लेते हैं। ओहो, आशीर्वाद वैसे नहीं लेना, हाँ वो तो कमेंट के रूप में आप मुझे लाइक के रूप में देते ही रहिए, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। मैंने तो यहाँ उदाहरण आशीर्वाद की बात की है। उदाहरण लेते हैं हम, आशी जमा वाद। अब कभी भी आशीर्वाद की स्पेलिंग कभी गलती नहीं करेंगे, विसर्ग वाला सिस्टम याद रख लेना। कैसे कि आ के बाद डिफरेंट वर्ण क्या आया है, ई, उसके बाद व्यंजन कौन सा है, वे। अब ये वे कौन सी वर्ग में आता है, ये, रे, ले, व, श, ये, रे, ले, व, श। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये है चौथा वर्ण। मिल गया, ये मिला, ये मिला, मिल गया ना। अब नियम तो मिल गया, अब इन दोनों से मिलने से क्या आ गया, वाद। ये लो जी, आशीर्वाद की स्पेलिंग जिंदगी में कभी गलत नहीं होगी हमसे। ये लो, आशीर्वाद आ गया, है ना, आशीर्वाद आ गया। आप मुझे लाइक, कमेंट, शेयर के रूप में देना। मैंने आपको स्टडी के रूप में दिया है, हिंदी के रूप में दिया है ना, सिखाने के रूप में दिया है। तो कोशिश यही है। हाँ, कुछ एक और भी बातें हैं जो अब हम अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में कर लें कि आज ही सारा करवा दूं? नहीं, आज तो करने की इच्छा नहीं लग रही मुझे। चलो मैं पानी पी के आती हूँ। पानी तो मैंने पी लिया, गला सूख गया था ना लगातार बोल के। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। पहले इतने का अभ्यास करें, सीखें। मैंने 4-5 नियम आपको विसर्ग संधि के बताए हैं। अब ये 5वां नियम जो है, इसके भी कुछ आगे पार्ट्स है, हिस्से हैं, भाग हैं। इन भागों को हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। पसंद करते रहिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, आगे की आगे बढ़ाते रहिए। जरूरतमंदों की सहायता आवश्यक है। जीवन में कभी भी किसी का भला करने से हटे नहीं, चाहे आपको कुछ भी मिले। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, आगे की संभाल। सब्सक्राइब द चैनल ताकि सबको अच्छे से सीखने, पढ़ने और जानने को मिले। तब तक के लिए मैं रेणु जैन अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपने चैनल की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी बच्चा, विद्यार्थी या इसको देखने वाला जो लाइक, कमेंट और शेयर करता है, उसकी दिल से धन्यवादी हूँ और आगे की वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।